Share Foundation for the Blind। बात की तो अस्मा ने जब मुझसे रिक्वेस्ट की थी सेशन के लिए, तो मैंने फिर यही डिसाइड किया कि डाटा एनालिसिस का शायद एरिया ऐसा है स्पेसिफिकली जिसमें विजुअली इम्पेयर्ड की बात कर लें या फिर साइटेड स्टूडेंट्स की भी बात कर लें, तो सेम ही एक तरह से लेवल पे स्टूडेंट्स होते हैं। अक्सर डाटा एनालिसिस का उस तरह से स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स रिसर्च तो कंडक्ट कर लेते हैं, लेकिन जब डाटा एनालिसिस की बारी आती है तो वहां पर स्टूडेंट्स थोड़ा सा लैग करते हैं। अच्छा, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि शायद उस तरह से इस एरिया पे फोकस नहीं किया जाता, या फिर उस तरह से एसपीएसएस पे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती या की नहीं जाती, जिसकी वजह से ये एरिया जो है उसमें स्टूडेंट्स अक्सर पीछे रह जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहली चीज ये है कि जब क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए एसपीएसएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए यूज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ डाटा एनालिसिस। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए हम एसपीएसएस यूज नहीं करते। अच्छा, जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स हैं या स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट हैं, उनके लिए सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये होती है कि एसपीएसएस का जो सॉफ्टवेयर है वो जॉस के साथ फुली कंपैटिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा, फुली कंपैटिबल ना होने का मतलब ये है कि अच्छा, स्टूडेंट्स को लगता था कि बिल्कुल ही कंपैटिबल नहीं है, कोई भी हम इसको यूज ही नहीं कर सकते या कोई चीज इसकी चल ही नहीं सकती। लेकिन मैंने एक्सप्लोर किया पर्सनली, क्योंकि मुझे शौक था। एमफिल जब मैं कर रही थी तो मेरा इंटरेस्ट था कि मैं इस पे स्टडी करूं। ठीक है, इसकी कंपैटिबिलिटी बनाई जाए या फिर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाए डाटा एनालिसिस के लिए स्पेसिफिकली, जिसको विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स यूज कर सकें। ठीक है, जो उनके लिए एक्सेसिबल हो। तो मैंने अपने सुपरवाइजर से डिस्कस भी किया कि मैं कोई आईटी का सुपरवाइजर ले लेती हूँ, या फिर कोई आईटी का ऐसा इंडिविजुअल हम ले लेते हैं एज अ को सुपरवाइजर, जिसके साथ इंटरेक्ट करके कोलैबोरेट करके हम ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर लें जो कि कंपैटिबल हो विद एसपीएसएस, जिसके बाद स्टूडेंट्स के लिए आसान हो जाए डाटा एनालिसिस, स्पेसिफिकली विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के साथ। तो खैर वो नहीं हो सका, क्योंकि हमारी फील्ड में मोस्टली यूनिवर्सिटीज में अलाउ नहीं होता कि आप किसी और डिसिप्लिन का सुपरवाइजर या को सुपरवाइजर लें। खैर, फिर उसके बाद मैंने खुद पर्सनली कुछ कीज, शॉर्ट कीज इस पे अप्लाई करके देखी, इसको एक्सप्लोर करके देखा, तो फिर मुझे पता चला कि एसपीएसएस में कुछ शॉर्ट कीज जो हैं वो काम करती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये है कि अगर आप सबके पास लैपटॉप में एसपीएसएस है और जॉस भी है, तो आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे ख्याल से तो आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो आपको ज्यादा अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि मैं जो कह रही हूँ वो आपको ज्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहली चीज ये कि दो चीजें हैं। ठीक है, एक तो होता है ना कि डाटा एनालिसिस होता क्या है, इसको कब अप्लाई किया जाता है, इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना। दूसरी चीज है एसपीएसएस को यूज करना। ठीक है, दो अलग अलग चीजें। अब यहाँ पर एसपीएसएस में अप्लाई करना है आपने सिर्फ, हमारे पास विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स ऐसे भी आते हैं, बल्कि मोस्टली ऐसे ही होते हैं कि उनको डाटा एनालिसिस की भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो मेरे ख्याल से आपको कम से कम डाटा एनालिसिस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्लियरली। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा टेस्ट कब अप्लाई किया जाता है, क्या कंडीशंस होती हैं वो टेस्ट अप्लाई करने के लिए, और फिर आप एसपीएसएस के सॉफ्टवेयर में किसी साइटेड की हेल्प के साथ, क्योंकि कुछ शॉर्ट कीज हैं जिसको आप यहाँ यूज कर सकते हैं, उन शॉर्ट कीज को आप खुद यूज करें, और फिर साइटेड किसी पर्सन की या अपने पेयर में जो आपके साथ है इंडिविजुअल साइटेड, उसकी हेल्प लें और एनालिसिस रन करें। क्योंकि जब आपने एनालिसिस रन करना है तो उसने टेबल्स जनरेट करके देने हैं आपको। ठीक है, जो आपने वर्ड की फाइल में बनाने हैं, तो वहाँ वर्ड की फाइल में जो टेबल बनेगा, एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, इसको इंटरप्रेट कैसे करना है। ठीक है, अच्छा, खैर, डाटा एनालिसिस एक ऐसी एक हमारे पास रिसर्च की डोमेन है कि अगर हम उसको डिटेल में करें तो वो ऑब्वियसली एक सेशन में कवर नहीं हो सकता। इसलिए
हमारे पास डिफरेंट सेशंस होने चाहिए, एक पूरी एक सीरीज चले जिसमें हम टर्न बाय टर्न हर तरह के टेस्ट, इन्फ्रेंशियल स्टैट्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, इसको अंडरस्टैंड करें, इसकी कंडीशंस देखें, पैरामीट्रिक टेस्ट कौन से होते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कौन से होते हैं, कब कौन सा टेस्ट अप्लाई करना होता है हमने, ये सब चीजें, ठीक है। खैर अभी आज के सेशन में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको एसपीएसएस का दे देती हूँ, बेसिक्स बता देती हूँ, ठीक है, इसको यूज कैसे करना है वो बता देती हूँ। यहाँ पर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ जिसमें एसपीएसएस की शीट भी आपको शो होगी, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सब विजुअली इम्पेयर्ड हैं या कोई साइटेड भी है? मैम मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड ही है, बट कुछ एक परसेंटेज 10 to 15% हमारे पास साइटेड ऑडियंस भी है। ठीक हो गया। अच्छा, जो साइटेड स्टूडेंट्स हैं वो काइंडली मुझे बताइएगा कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, शो हो रही है आपको? जी, एनीवन? अच्छा, यहाँ पर आई थिंक शेयर हो रही होगी अभी। जी मैडम, आपकी जो स्क्रीन है वो शेयर हो गई है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर एसपीएसएस की मेरे पास एक ऑलरेडी डाटा सेट बना हुआ था, वो मैंने शीट ओपन की है। अब आप जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं वो इन शॉर्ट ही इसको यूज करके देखिएगा कि अब जैसे मेरे पास एक शीट ओपन हुई हुई है, ठीक है, मैं एक न्यू शीट जो है वो ओपन करना चाह रही हूँ, तो मैं Ctrl+N मैंने प्रेस किया है, ठीक है। सॉरी, गूगल की शीट ओपन हो गई है, मैं एसपीएसएस की शीट। अच्छा, यहाँ पर मैंने Ctrl+N किया, ठीक है, Ctrl+N को प्रेस किया है तो मेरे पास एक एसपीएसएस की न्यू शीट ओपन हो गई है। अच्छा, मैंने अगर न्यू शीट ओपन करनी होती तो मैं फाइल में जाती, उसके ऑप्शन में जाती और न्यू पे क्लिक करती कर्सर की हेल्प से और न्यू शीट ओपन कर लेती, लेकिन ऑब्वियसली विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कर्सर को तो यूज नहीं करेगा, वो तो शॉर्ट कीज को यूज करेगा, जो जॉज भी हेल्प आउट कर देगा उसको, ठीक है। तो अब इसमें एसपीएसएस की न्यू शीट ओपन करने के लिए आपके पास शॉर्ट कीज है Ctrl+N, ठीक है। अच्छा, Ctrl+N से आपने न्यू शीट ओपन कर ली। अच्छा, ये वो शीट है जिससे आपने जिसमें डाटा एंट्री करनी है। हसन ने जैसे बताया कि हम डाटा कलेक्ट करते हैं, पहले आपने डाटा कलेक्शन कर ली। अच्छा, पहले ये होता था हम क्वेश्चनर्स के प्रिंट लेते थे, प्रिंट लेके जाते थे और उसको फिल करवाते थे। अब मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि गूगल फॉर्म क्रिएट करते हैं, अपना इंस्ट्रूमेंट उस पर बनाते हैं, गूगल फॉर्म बनाते हैं, उसका लिंक शेयर करते हैं और रिक्वेस्ट कर देते हैं कि इसको फिल कर दें, ठीक है। मोस्टली यही होता है कि आपको या तो बार बार रिक्वेस्ट करनी पड़ती है या फिर खुद जाना पड़ता है और फिर वो लिंक पे क्लिक करते हैं और गूगल फॉर्म पे जो इंस्ट्रूमेंट आपका डेवलप हुआ तो उसको फिल कर देते हैं। अच्छा, उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि गूगल फॉर्म पे आपके पास ऑप्शन होती है कि वो जो डाटा आपके पास आया है उसकी एक्सेल शीट डाउनलोड कर सकते हैं आप एक्सेल शीट को डाउनलोड करें और उसको यहाँ एसपीएसएस की शीट में एक्सपोर्ट कर दें, मतलब वो सारा डाटा आपको यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। आपको डाटा एंट्री की फिटीग नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपने गूगल फॉर्म पे डाटा नहीं लिया, आपने क्वेश्चनर के प्रिंट्स लिए थे और जाके डाटा कलेक्ट कराया है, तो फिर आपको मैन्युअली खुद डाटा एंटर करना पड़ेगा। अच्छा, उस डाटा एंट्री के लिए क्या है कि सबसे पहले आपने ये ब्लैंक शीट एसपीएसएस की ओपन कर ली, ठीक है। उसमें लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे दो व्यूज होते हैं एसपीएसएस शीट के, वेरिएबल व्यू और डाटा व्यू। अच्छा, एसपीएसएस की शीट में हम वेरिएबल व्यू पहले अपना कंप्लीट करते हैं, उसके बाद डाटा व्यू में जाके डाटा एंट्री करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपको साइटेड पर्सन की हेल्प लेनी पड़ेगी। वो कर्सर से वेरिएबल व्यू को क्लिक करेगा तो वेरिएबल व्यू आ जाएगा, शो हो जाएगा आपके पास, ठीक है। जैसे वेरिएबल व्यू शो होगा तो आप क्या करेंगे, डाउन एरो मैंने प्रेस किया था, डाउन एरो जैसे ही मैंने प्रेस किया तो जो फर्स्ट कॉलम था उसके फर्स्ट बॉक्स में मतलब वो एक्टिव हो गया, ठीक है। वेरिएबल व्यू में जो फर्स्ट कॉलम है वो उसकी हेडिंग दी होती है नेम। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या करना होता है, नेम के नीचे, नेम वाले कॉलम में आपने वेरिएबल के नेम्स लिखने होते हैं,
ठीक है। अब आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें डेमोग्राफिक वेरिएबल्स भी होते हैं, उसमें नीचे स्टेटमेंट्स दी होती हैं उसके बाद आपने, ठीक है। डेमोग्राफिक वेरिएबल्स में आप अपने रिस्पोंडेंट का नेम पूछते हैं, जेंडर पूछते हैं, एज पूछते हैं, एक्सपीरियंस पूछते हैं, या फिर उसकी अगर स्टूडेंट है तो ग्रेड लेवल पूछ लेते हैं, ठीक है। इस तरह की चीजें हम डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन में पूछते हैं। उसके बाद हमारे क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, स्टेटमेंट्स स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो वेरिएबल व्यू में फर्स्ट कॉलम है जिसकी हेडिंग नेम दी हुई है, वहां पर हमने क्या करना होता है कि वेरिएबल व्यू में तो आप चलेंगे कर्सर की हेल्प से, आपने डाउन एरो प्रेस किया तो सबसे पहला बॉक्स जो है वो एक्टिव हो गया। अब यहाँ पर मैंने अपना सबसे पहला डेमोग्राफिक वेरिएबल ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मैं ऐड करना चाह रही हूँ जेंडर, तो अब टाइपिंग आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। जॉस कंपैटिबल होता है, वो आपको बताएगा कि आप क्या टाइप कर रहे हैं। तो मैं यहाँ टाइप करती हूँ जेंडर, ठीक है। जेंडर मैंने टाइप कर दिया। उसके बाद दूसरी शॉर्ट की आपने कौन सी यूज करनी है, एंटर का बटन प्रेस करना है। जेंडर लिखने के बाद स्पेस नहीं देनी है आपने, डायरेक्ट एंटर का बटन प्रेस करना है। अब आप नोट कीजिएगा कि आपके सारे कॉलम्स एक्टिव हो जाएंगे। वापस आप अप एरो पे जाएं, वो अगेन जेंडर पे आ गया है, ठीक है। अब आप राइट एरो प्रेस करें तो वो टाइप पूछ रहा है आपसे, टाइप न्यूमेरिक ही रहने देंगे। उसके बाद अगला नेक्स्ट जो बॉक्स आएगा वो विड्थ का आएगा, उसमें विड्थ भी वैसे ही रहने दें, जो 8 है या 6 है जो भी सिलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट उसको वैसे ही रहने दें। डेसिमल्स में भी बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्ट हुआ हुआ नंबर उसको रहने देंगे। नेक्स्ट जो है वो लेबल की हेडिंग आ जाती है, ठीक है। अब लेबल में वो आपसे पूछता है कि जो डेमोग्राफिक वेरिएबल या जो भी वेरिएबल आपने उसका नेम एंटर किया था उसका कंप्लीट लेबल क्या है। तो इसका कंप्लीट लेबल फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ जेंडर ऑफ द रिस्पोंडेंट्स, जेंडर ऑफ द रिस्पोंडेंट्स, ठीक है। यहाँ हम स्पेस देके लिख सकते हैं जेंडर ऑफ द रिस्पोंडेंट्स। उसके बाद आप अगेन राइट एरो क्लिक करें तो वैल्यूज पे आ जाएगा काम, ठीक है। वैल्यूज पे आएगा तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ेगी। यहाँ पर आप क्योंकि डायरेक्ट एंटर करते हैं तो नीचे चला जाता है, ठीक है। नहीं, इसके लिए शॉर्ट की काम नहीं करती। यहाँ पर फिर आपको कर्सर की मदद से जो स्विच उसका बटन एक्टिव हुआ है वहां पर आपने क्लिक करना है तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर वैल्यूज और लेबल्स जो एंटर करनी पड़ती है ना, वहां आपको साइटेड पर्सन की हेल्प लेनी पड़ेगी और फिर एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वैल्यू 1 दे रहे हैं और लेबल आपके पास था मेल, जेंडर में मेल फीमेल आ रहा है ना, ठीक है, आप फिर इसको ऐड कर देते हैं। वैल्यू 2 दे रहे हैं और आपके पास ऑप्शन था फीमेल, ठीक है, और यहाँ आप इसको ऐड कर रहे हैं और फिर इसको ओके करेंगे तो ये हमारी कोडिंग एंटर हो गई है, ठीक है। फिर राइट क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से नेक्स्ट कॉलम्स में जाता रहेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो किसी हद तक कंपैटिबिलिटी है, लेकिन इसमें आपने देखा लिमिटेशंस ये हैं कि वैल्यूज वाला बॉक्स जो है उसमें आप शॉर्ट कीज नहीं है उसकी, वहां पर फिर आपको साइटेड पर्सन की हेल्प लेनी पड़ेगी और उसे एंट्री करवानी पड़ेगी कोडिंग की और स्कोरिंग की, ठीक है। बाकी आप कर्सर की मदद से अप डाउन भी जा सकते हैं। हम देखें जेंडर के बाद नेक्स्ट नंबर 2 पे हम आ गए हैं ये डाउन एरो की मदद से, ठीक है, डाउन एरो और लेफ्ट एरो की हेल्प से। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट वेरिएबल ऐड कर लें। फॉर एग्जांपल मैं एज एंटर करती हूँ, एज लिखती हूँ, एंटर का बटन प्रेस करती हूँ, ठीक है। इसी तरह से मैं टर्न बाय टर्न अपनी सारी वेरिएबल्स को ऐड करती जाऊंगी, ठीक है। डेमोग्राफिक वेरिएबल्स को पहले ऐड करूंगी, फिर मैं क्वेश्चंस ऐड करूंगी। ये मेरा वेरिएबल व्यू इस तरह से कंप्लीट होगा। उसके बाद मैं जाना चाह रही हूँ डेटा व्यू में, तो वहां हम कर्सर की हेल्प से जाएंगे और फिर शॉर्ट कीज यहाँ पर हम यूज करेंगे। अप एरो को यूज किया तो सबसे पहले कॉलम में आ गया जहां पर आपके वो सारे वेरिएबल्स कॉलम वाइज शो होंगे जो वेरिएबल व्यू में आपने एंटर किए थे। अब यहाँ पर देखें फॉर एग्जांपल जेंडर शो हो रहा है, एज शो हो रही है, ठीक है। यहाँ टर्न बाय टर्न अपना सारा डाटा आप एंटर करेंगे, ठीक है। अगर आप एक्सेल की शीट से एक्सपोर्ट करते हैं तो वो सारा डाटा जो कलेक्ट हुआ था वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये है कि दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज डाटा एंट्री होगी, ठीक है। अब यहाँ तक हमने डाटा एंट्री कर ली है विद सम असिस्टेंस ऑफ योर साइटेड पीयर और कोलीग और जो भी आपके साथ था या काम कर रहा है, ठीक है। उसकी असिस्टेंस आपको कहाँ कहाँ चाहिए थी।
वेरिएबल व्यू और डाटा व्यू में स्विच करने के लिए और कोडिंग और स्कोरिंग एंटर करने के लिए, ठीक है। डाटा एंट्री करते हुए आप खुद भी डाटा एंट्री कर सकते हैं, वो अगर आपको बताता जा रहा है कि जेंडर क्या है, मतलब अभी फर्स्ट रिस्पोंडेंट जो है वो मेल था फीमेल था, आपको पता है मेल है, तो फिर आप 1 जो कोडिंग उसकी दी हुई वो एंटर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जब डाटा कंप्लीट एंटर हो जाएगा, या फिर हो सकता है हमने एक्सेल की शीट से शिफ्ट कर लिया और मसला ही खत्म है डाटा एंट्री का, ठीक है, फिर तो कोई मसला नहीं है। अब वहां पर फिर आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आप डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स लगाना चाह रहे हैं। मैं अपना वो डाटा सेट ओपन करूंगी जो ऑलरेडी कंप्लीट है, ठीक है। अच्छा, अब डाटा सेट आपके पास बन के आ गया है, या फॉर एग्जाम्पल आपने डाटा सेट किसी साइटेड पर्सन से, इंडिविजुअल से बनवा लिया, आप इस पर डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स। तो आप क्या करेंगे कि वेरिएबल व्यू में चले जाएं या डाटा व्यू में चले जाएं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं जेंडर जो है उसकी डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स रन करना चाह रही हूँ, मैं ये देखना चाह रही हूँ मेरे डाटा में कितने मेल्स पर्सन्स इंडिविजुअल्स थे, कितने फीमेल थी, और क्या इसकी रेशो रही है, और इसकी डिटेल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स मैं लेना चाह रही हूँ, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि अप एरो से मैं जेंडर को सिलेक्ट करूंगी, राइट क्लिक करूंगी, ठीक है। राइट क्लिक करूंगी तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू शो होगा, उसमें 3rd नंबर पे डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। आपने क्या करना है कि डाउन एरो से 3rd ऑप्शन पे जाएं डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में और एंटर प्रेस कर दें, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास आउटपुट जो शीट है उसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स आ जाएगी। ये देखें, जेंडर की डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स आ गई मेरे पास। मतलब डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स रन करना आसान इस तरह से है कि एसपीएसएस की शीट पे जाएं, डाउन एरो या अप एरो से अपने रिक्वायर्ड, अपने डिजायर्ड वेरिएबल को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके जो बॉक्स ओपन होगा उसके 3rd ऑप्शन पे डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स दी होगी, डाउन एरो से 3rd ऑप्शन पे जाएं और एंटर प्रेस कर दें, तो आपके पास उस वेरिएबल की डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स रन होके आ जाएगी, और उसमें फिर कंप्लीट जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, परसेंटेज, क्यूमुलेटिव परसेंटेज, ये सारी डिटेल्स दी होंगी, ठीक है। और फिर आप उसको वहां से उठा के वर्ड के पेज पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स तक तो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्फ्रेंशियल स्टैट्स आ जाती है जो हम अपने डेटा पे अप्लाई करते हैं। उसके लिए बेसिकली फिर आपको साइटेड अपनी पीयर की हेल्प लेनी पड़ेगी कि कर्सर से आप गए एनालाइज पे, ठीक है। एनालाइज पे जाके आपने जब उसको सिलेक्ट करना है तो फिर डाउन एरो को सिलेक्ट करना है। डाउन एरो को सिलेक्ट करके आप जिस ऑप्शन पे जाएंगे उस ऑप्शन पे, फॉर एग्जांपल मैंने एनालाइज सिलेक्ट किया, ठीक है। ये डाउन एरो से मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू पे सिलेक्ट कर रही हूँ डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स और एंटर का बटन प्रेस कर रही हूँ, तो ये देखिए मेरे पास फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रिप्टिव, क्रॉस टैब, एक्सप्लोर, रेशो, ये सब ऑप्शंस उसके फर्दर ओपन हो गए, ठीक है। वहां आप जिसको भी सिलेक्ट करना चाह रहे हैं फिर आपको वहां थोड़ी सी हेल्प लेके उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और फिर उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके स्पेसिफिकली आप उस ऑप्शन पे जाके अपना टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आप टेस्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक इस तरह से कुछ शॉर्ट कीज को यूज करके किसी हद तक आप एसपीएसएस को यूज कर सकते हैं। बाकी जो हमारे पास एनालिसिस आ जाता है उसमें डिटेल्ड एनालिसिस है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस अलग से है, इन्फ्रेंशियल स्टैट्स अलग से हैं, जिसमें पैरामीट्रिक भी हैं, नॉन पैरामीट्रिक भी हैं। पैरामीट्रिक में टी टेस्ट भी हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट है, वन सैंपल टी टेस्ट है, अनोवा है, मल्टीवेरिएट अनोवा है, ठीक है, कोरिलेशन है, रिग्रेशन है। तो ये सभी टेस्ट जो हैं ये हम डिफरेंट तरह की कंडीशंस में अप्लाई करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंपेयर करना चाह रही हूँ परफॉर्मेंस लेवल, ठीक है, ऑफ मेल एंड फीमेल विजुअली इम्पेयर्ड एम्प्लॉयज एट यूनिवर्सिटी लेवल। अब मैं ये देखना चाह रही थी कि मेल और फीमेल विजुअली इम्पेयर्ड एम्प्लॉयज यूनिवर्सिटी लेवल पे जो काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस लेवल क्या है। अब यहाँ देखिए मेल फीमेल दो ग्रुप्स हैं, दो अलग अलग ग्रुप्स हैं। जब हमने दो ग्रुप्स को अगेंस्ट वन वेरिएबल कंपेयर करना हो तो हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करते हैं, यहाँ कौन बताएगा मुझे?
जब ये कंडीशन हो कि हमने when we want to compare two groups against one variable, तो फिर हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करते हैं इन एनालिसिस में? मैडम एक मिनट दीजिएगा। इस टाइम तमाम के माइक्रोफोन डिसेबल हैं, तो बिल्कुल जी जी वो उनको माइक्रोफोन के एंड पे इसको कर लेंगे। जी जी शो ज़िया असलम ने अपना हैंड रेज किया है। जस्ट वेट अ सेकंड, मैं माइक ऑन कर रहा हूँ इनका। जी जी जी, अब आप जवाब दे सकते हैं। जी ज़िया। जी डिस्क्रिप्टिव मैडम, डिस्क्रिप्टिव नहीं इन्फ्रेंशियल स्टैट्स में नहीं डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स नहीं अप्लाई होगी, इसमें इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट अप्लाई होगा। ओके। अच्छा, अब मैंने सबसे पहले इसीलिए ये बात कही थी कि डेटा एनालिसिस की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। रिदा फारूक ने लिखा है कि इज इट टी टेस्ट? तो टी टेस्ट तो है रिदा, लेकिन टी टेस्ट भी 3 तरह के होते हैं। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट है और वन सैंपल टी टेस्ट है, और तीनों टी टेस्ट में कंडीशंस अलग अलग होती हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट इस पे अप्लाई होगा। ठीक है, जब हमने 2 ग्रुप्स को कंपेयर करना हो अगेंस्ट वन वेरिएबल, तो हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को चाहिए कि अगर एसपीएस, अब मैंने जितनी कंपैटिबिलिटी एसपीएसएस की थी जॉस के साथ शॉर्ट कीज आपको बता दी है, लेकिन इसका कतन मतलब ये नहीं है कि आप डेटा एनालिसिस की अंडरस्टैंडिंग ही छोड़ दें या उसको बिल्कुल ही स्किप कर दें कि मैं तो एसपीएसएस यूज नहीं कर सकता, तो इसलिए मैंने डेटा एनालिसिस जो है वो सीखना भी नहीं है या उसका मुझे फायदा कोई नहीं होगा। उसका बिल्कुल आपको फायदा होगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, आपको टेबल्स इंटरप्रेट करने आने चाहिए। ठीक है, मैंने आपको काफी हद तक यहाँ तक बता दिया कि डेटा शिफ्ट आप कर सकते हैं, अपना पूरा डेटा शिफ्ट करके एक डेटा सेट बना लें। डेटा सेट बना के आप किसी की हेल्प के साथ उसे ऑप्शंस खुद बता के टेस्ट अप्लाई करवाएं, और वो टेबल्स जो जनरेट होंगे वो रिपोर्ट करने आने चाहिए आपको कि मैंने इसमें से क्या क्या चीजें उठानी हैं, क्या रिपोर्ट करनी है और किस तरह से उनको इंटरप्रेट करना है। क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च आपको रिजल्ट्स देती है नंबर्स की फॉर्म में, उन नंबर्स को आपने वर्ड्स की फॉर्म में इंटरप्रेट करके लिखना होता है। ठीक है, अब वो एक बहुत आगे डिटेल चला जाएगा कि नंबर्स को कैसे हम इंटरप्रेट करते हैं और कौन कौन से टेस्ट अप्लाई होते हैं, उसके टेबल्स को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, कौन से नंबर्स का क्या मतलब होता है, अल्फा वैल्यू क्या होती है, पी वैल्यू क्या होती है, ये बहुत डिटेल्ड है आगे। ठीक है, अभी सिंपली मैं आप लोगों से ये डिस्कस करूंगी कि डिफरेंट टेस्ट जो हैं वो मेनली कुछ टेस्ट हम देख लेंगे, बाकी के जो फुरकान आगे नेक्स्ट हम देख लेंगे, किसी टाइम कोई सेशंस रख लेंगे। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग जैसे जैसे बिल्ड होती जाएगी आपको उस तरह से क्लैरिटी होगी और फिर इंटरेस्ट भी डेवलप होगा आपका। अच्छा, अब सेकंड जो टी टेस्ट है वो हमारे पास आ जाता है पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। अच्छा, ये जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने दी थी, मैंने कहा था कि मैं मेल फीमेल की परफॉर्मेंस लेवल को कंपेयर करना चाह रही हूँ। अब यहाँ पर मेल और फीमेल ग्रुप्स हैं, ठीक है, और परफॉर्मेंस लेवल उनका जो था वो वेरिएबल था बेसिकली। ठीक है, मैंने आपको कहा था ना कि जब हम 2 ग्रुप्स को कंपेयर करना चाह रहे होते हैं अगेंस्ट वन वेरिएबल, स्पेसिफिकली 2 ग्रुप्स ही हों, 2 से ज्यादा होंगे तो फिर इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट नहीं लगेगा, सिर्फ उस कंडीशन में लगेगा जहां 2 ग्रुप्स को कंपेयर करना चाह रहे होंगे अगेंस्ट वन वेरिएबल। तो इसमें देखो ग्रुप्स कौन से हैं, मेल और फीमेल। ठीक है, मेल एक ग्रुप है, फीमेल दूसरा ग्रुप है, और परफॉर्मेंस लेवल वो वेरिएबल है। ठीक है, जिसके अगेंस्ट हम इन दोनों ग्रुप्स को कंपेयर करने जा रहे थे। अब एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि मैंने क्लास 9 और क्लास 10th के इंग्लिश के मार्क्स कंपेयर करने। अब क्लास 9 और क्लास 10 दीज आर द 2 ग्रुप्स। ठीक है, और हमारा वेरिएबल क्या था, इंग्लिश मार्क्स, इंग्लिश सब्जेक्ट के जो मार्क्स थे वो हमारा वेरिएबल था। हम 2 ग्रुप्स को कंपेयर करने जा रहे थे अगेंस्ट वन वेरिएबल, तो हम यहाँ पर कौन सा टेस्ट लगाएंगे, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। ठीक है, अब सेकंड टी टेस्ट हमारे पास आ जाता है पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। अब पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट उस कंडीशन में अप्लाई होता है जब हम 2 वेरिएबल्स को कंपेयर करने जा रहे हों, व्हेन वी वांट टू कंपेयर 2 वेरिएबल्स।
ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कंपेयर करना चाह रहे हैं मोटिवेशन लेवल एंड परफॉर्मेंस लेवल ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज। मैं यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज की मोटिवेशन लेवल और परफॉर्मेंस लेवल को कंपेयर करना चाह रही हूँ। अब मोटिवेशन भी और परफॉर्मेंस भी, दीज आर द टू वेरिएबल्स। when we want to compare two variables, then we apply the paired sample t test। फिर हम paired sample t test लगाते हैं, ठीक है। थर्ड हमारे पास होता है वन सैंपल टी टेस्ट। अब वन सैंपल टी टेस्ट में क्या होता है कि जब हम अपने सिंगल वेरिएबल को कंपेयर करना चाह रहे होते हैं। अब आप सोच रहे हो कि कंपैरिजन तो हमेशा दो चीजों के दरमियान में होता है, सिंगल वेरिएबल को कैसे कंपेयर करेंगे हम? तो सिंगल वेरिएबल को वन सैंपल टी टेस्ट में होता है कि आप एक रिसर्चर एक कट ऑफ वैल्यू सेट करता है। कट ऑफ वैल्यू वो खुद डिसाइड करता है अपने इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग, जो उसने रेटिंग स्केल रखा होता है उसकी एक स्पेसिफिक मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालता है और उसका 50 से 60% या 70% उठा लेता है और वो उसकी कट ऑफ वैल्यू होती है। वो वहां आपने ऐड करनी होती है और उस कट ऑफ वैल्यू के अगेंस्ट आप अपने सिंगल वेरिएबल को कंपेयर करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात हो रही थी कि अगर दो से ज्यादा ग्रुप्स हो जाएं, फॉर एग्जांपल मैं कंपैरिजन करना चाह रही हूँ परफॉर्मेंस लेवल का ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज ऑन द बेसिस ऑफ देयर जॉब एक्सपीरियंस। मतलब मैं ये देखना चाह रही हूँ कि जॉब एक्सपीरियंस के हवाले से जो परफॉर्मेंस लेवल है वो क्या है एम्प्लॉयज का, ठीक है। मैंने फॉर एग्जांपल 4 ग्रुप्स ले लिए थे, ठीक है। पहला वो ग्रुप लिया जिनका जॉब एक्सपीरियंस था 5 to 10 ईयर्स। दूसरा ग्रुप लिया जिनका जॉब एक्सपीरियंस था पहला ग्रुप लिया जिसका जॉब एक्सपीरियंस था 0 to 5 ईयर्स, ठीक है। दूसरा ग्रुप मैंने लिया जिसका जॉब एक्सपीरियंस था 6 to 10 ईयर्स। फिर थर्ड था 11 to 15 ईयर्स। फोर्थ था 16 to 20 ईयर्स, ठीक है। अब ये देखो मोर देन 2 ग्रुप्स हो गए। अब मैं यहाँ पर इनकी परफॉर्मेंस लेवल कंपेयर करना चाह रही हूँ, तो यहाँ पर अब मैं इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट नहीं लगाऊंगी, अब मैं यहाँ पर एनोवा लगाऊंगी, ठीक है। एनोवा अप्लाई करूंगी क्योंकि एनोवा उस कंडीशन में अप्लाई होता है जहां आप मोर देन 2 ग्रुप्स को, 3 ग्रुप्स हो, 4 हो, 5 हो, उन ग्रुप्स को कंपेयर करना चाह रहे होते हैं तो फिर आप एनोवा अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ इन्फ्रेंशियल स्टैट्स के टेस्ट। इन्फ्रेंशियल स्टैट्स में फिर आगे बहुत सारी चीजें हैं, कोरिलेशन भी है, रिग्रेशन भी है, वो बहुत डिटेल्ड है। आई थिंक आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफी है। आप लोग क्वेश्चनिंग अब करना चाहें तो मुझसे करें, क्योंकि इंटरेक्टिव फिर रहेगा बाकी का सेशन, तो क्लैरिटी होगी कि आपका बेसिक लेवल क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है एनालिसिस को लेकर, आपको मेरी बातें समझ में आई हैं या ऊपर से गुजर गई हैं, या फिर आपकी SPSS की जो शॉर्ट कीज हैं उसको आप जरूर अप्लाई करके देखिएगा, ठीक है, कि वो वर्क कर रही हैं जॉब्स के साथ या नहीं। अच्छा, मैं ना SPSS की डिफरेंट वर्कशॉप्स करवा रही हूँ, सीरीज चल रही है हमारे पास ऑनलाइन ही, ठीक है। उसमें ब्लाइंड स्टूडेंट हैं हमारी, उन्होंने ज्वाइन किया था, उनको मैंने SPSS की शॉर्ट कीज के साथ उसको यूज करना भी सिखाया था और उन्होंने यूज करके भी देखा था। तो काफी हद तक जितनी कंपैटिबिलिटी हम लोगों ने एक्सप्लोर की थी उतना कंपैटिबल SPSS है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ, ठीक है। तो उसमें भी ये चीजें साथ साथ चल रही हैं, तो आप लोग भी लाजमी इसकी शॉर्ट केस को यूज करके देखिएगा। और बाकी डिफरेंट जो आप रिसर्च अगर कोई पढ़ रहा है, ठीक है, रिसर्च को एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो लाजमी देखिएगा कि जो आपका टॉपिक है उसमें वेरिएबल्स कितने हैं, ठीक है, और उन वेरिएबल्स का क्या रिलेशनशिप बन रहा है, या फिर आप कंपैरिजन देखना चाह रहे हैं, और कौन सी और अपने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ें। अपने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ के ये सोचें कि इस पे कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा, ठीक है। आई थिंक फुरकान अब इनके माइक जो है वो एक्सेस देने कि अनम्यूट करके टर्न बाय टर्न ये अपने क्वेश्चंस पूछें। जी श्योर मैडम, मैडम अनम्यूट हो चुके हैं। रिदा अपना सवाल कीजिएगा अनम्यूट करके अपने आप को। Assalamu alaikum, ma'am. वालेकुम अस्सलाम। It's just wonderful listening to you. Thank you so much for sharing, such important aspects जो कि हम लोग अक्सर इग्नोर कर चुके होते हैं। मैम, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपने बताया कि जो डाटा
एंट्री के कुछ स्टेप्स हैं वो हम्म। हमारे लिए थोड़ा सा हमें हेल्प लेनी पड़ती है। आपने ये जी। भी कहा कि हम गूगल डॉक्स जो है वो लाइक गूगल शीट को हम इंपोर्ट कर सकते हैं अगर एसपीएसएस में। तो अगर किसी ने अपने क्वेश्चनर का प्रिंट लिया हुआ है तो इजंट इट ओके कि अगर वो एक्सेल में ही पहले डाटा एंट्री कर ले जो कि ज़्यादा एक्सेसिबल है और फिर उसको जो है वो इस तरह इंपोर्ट कर ले। बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। आप एक्सेल में शीट बनाएं और उसको इंपोर्ट कर लें एसपीएसएस में। अच्छा, वहां पर मसला ये आता है रिदा कि समटाइम्स ना एक्सेल की शीट जब हम एसपीएसएस में इंपोर्ट करती है ना तो उसको केयरफुली रिव्यू करना पड़ता है। काफी फटीग से तो आप बच जाते हैं, मतलब मैनुअली डाटा एंट्री करना एक काम है। आपको एक सिटिंग कम से कम 2 से 3 घंटे की देनी पड़ती है और डिपेंड करता है कि आपका डाटा सेट कितना है। आपकी 100 पार्टिसिपेंट्स थे, 200 थे, अगर 400 है तो ऑब्वियसली 2 लोग डाटा एंटर करने बैठेंगे। एक मोस्टली ये होता है कि 2 लोग बैठते हैं, एक सिर्फ उसको रिस्पॉन्सेस वर्बली बताता जाता है और दूसरा एंटर करता है, ठीक है। अब यहाँ पर वो मैनुअली फटीग से तो आप ऑब्वियसली बच जाते हैं, लेकिन एक्सेल शीट को जब आप इंपोर्ट करते हैं ना एसपीएसएस पे तो कोडिंग और स्कोरिंग का मसला आता है। फिर आपने क्या करना होता है कि वेरिएबल व्यू में गए, ठीक है, अपने हर वेरिएबल के अगेंस्ट कोडिंग बस चेक एंटर कर दें, ठीक है, और जो स्टेटमेंट्स थी उनके अगेंस्ट स्कोरिंग एंटर कर दें। बाकी कोई मसला नहीं होता है, ठीक है, बाकी ऑल ओके होता है। और फिर आप उस पर टेस्ट रन कर दें। मतलब वो जो एक मैनुअल फटीग थी उससे काफी हद तक आप बच जाते हैं। आपको सिर्फ कोडिंग और स्कोरिंग एंटर करनी पड़ती है। ये नहीं है कि हमने बस डाटा इंपोर्ट कर लिया और वो रेडी टू यूज है। वहां पर बस आपको एंट्री क्लियर करनी पड़ती है अपनी कोडिंग और स्कोरिंग की, बाकी बस सब कुछ ठीक होता है। फिर आप उस पर टेस्ट डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स या इन्फ्रेंशियल स्टैट्स को रन कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ठीक है मैम, लेकिन इसका ये मतलब है कि ओह माय गॉड देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्टॉर्शन। ठीक है, माइक्रोफोन फुरकान, ये एमन राशिद का माइक अनम्यूट है और वो डिस्ट्रैक्शन हो रही है बहुत ज्यादा। चलिए जी, ठीक है रिदा, पूछें आप। हेलो, रिदा कंटिन्यू कीजिए। ताकि म्यूट जी, जी। हो गया था। तो ऐसा है कि ये I तो think- वैसा होता है कि फुरकान, रिदा आई थिंक पूछना। जी जी जी, रिदा पूछिएगा। तो मैं जहाँ तक इसे समझ पाई हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा मेल है और फीमेल है तो उन्हें हमें कोड करके लिखना होगा इन इन द लैंग्वेज ऑफ वेरिएबल, लेट्स सपोज वन फॉर मेल एंड यस अकॉर्डिंगली। दूसरा मैम, आपसे मेरा ये क्वेश्चन है, आपने कहा कि पेयर्ड टी टेस्ट में हमारे पास ये होता है कि हमें 2 वेरिएबल्स को कंपेयर करना होता है। तो क्या 2 वेरिएबल्स जी, को यानी लेट्स सपोज मोटिवेशन है और हमारी परफॉर्मेंस है, उसको अमंगस्ट मेल और फीमेल कंपेयर किया जा सकता है, यानी 2 ही वेरिएबल्स और 2 ही ग्रुप्स? इज इट पॉसिबल? नहीं, वो फिर पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। आप हर वेरिएबल को नहीं अनोवा भी नहीं होगा। आप देखें, 2 वेरिएबल्स को 2 ग्रुप्स के अगेंस्ट कंपेयर नहीं कर सकते। आपको पहले परफॉर्मेंस लेवल के अगेंस्ट मेल फीमेल को कंपेयर करने के लिए इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगाना पड़ेगा। फिर सेकंड टाइम आप मोटिवेशन लेवल को कंपेयर करेंगे अगेंस्ट मेल एंड फीमेल और अलग से दोबारा इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। 10 बाय 10 2 मरतबा आपको इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगा के सेपरेटली दोनों वेरिएबल्स के अगेंस्ट दोनों ग्रुप्स का कंपैरिजन करना पड़ेगा, ठीक है। ऑल राइट मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। और जो विदा आप कोडिंग की बात कर रही थी, कोडिंग एक अलग चीज होती है, स्कोरिंग अलग चीज होती है। कोडिंग में जस्ट नंबर आप असाइन करते हैं, दैट नंबर एक्चुअली डजंट मैटर, ठीक है। आप मेल को 1 दे रहे हैं, फीमेल को 2 कोड दे रहे हैं, वो 2 1 से बड़ा नहीं है, 1 2 से छोटा नहीं है। आप कोई भी नंबर उठा के एज अ कोड असाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्कोरिंग में जब आप अपनी स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट स्कोर लगाते हैं, जैसे स्ट्रांगली एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, दिस इज बेसिकली द लिकर्ट स्केल। इसको हम स्कोरिंग दे रहे हैं, ये स्कोरिंग मैटर करती है। यहाँ पर अगर आप स्ट्रांगली एग्री को 5 दे रहे हैं मैक्सिमम स्कोर, तो 5 ऑब्वियसली यहाँ पर 4 से बड़ा होगा, ठीक है। और आप एक सीक्वेंस में नंबर लगा रहे हैं,
मैक्सिमम स्कोर आप स्ट्रांगली एग्री को दे रहे हैं और मिनिमम स्कोर 1 आप स्ट्रांगली डिसएग्री को दे रहे हैं। तो कोडिंग और स्कोरिंग में ये डिफरेंस होता है। ये थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं। इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट पे अगर आपका कोई सेशन होगा तो फिर इंशाल्लाह चला जाएगा ना कुछ रेशो। And I was trying to decipher what my supervisor actually did. सॉरी रिदा आपकी So thank you so much. हेलो रिदा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही जी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं मोहम्मद अवैस हूँ, जी जी एमफिल स्कॉलर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से। जी जी अवैस। अभी मैं पास हूँ। अच्छा, जी। मैंने ये पूछना था कि जैसे मैंने जब रिसर्च की थी ना, जी तो मेरा जो क्वेश्चनियर था ना वो मैंने एक्सेल पे एक्सपोर्ट कर लिया था, ठीक है। अब मेरे पास सामने एक मसला आया था कि जो कोडिंग का हमने करना है मरहला तय, तो मुझे ना ये था कि कोडिंग हम एक्सेल पे कर लें या उसमें SPSS पे। तो आप ये बताइए कि अगर मैंने वैसे उस पे की थी, करवाई थी SPSS पे कोडिंग, उसी पे तो होती अगर है। हाँ अगर मैं ऐसे जी अगर मैं एक्सेल पे करूं सपोज के एग्री डिसएग्री के लिखित फॉर्म में जो हमारा होता है ना, नहीं अवैस वहां पर ना कोडिंग हो सकती है ना स्कोरिंग हो सकती है। आपने जब एक्सेल का सारा डाटा इंपोर्ट करना है ना यहाँ पर SPSS की शीट में शिफ्ट करना है तो सारा डाटा तो शिफ्ट हो जाएगा। कोडिंग और स्कोरिंग आपको खुद एंटर करनी पड़ेगी। ये काइंडली किसी का माइक अनम्यूट है उसको म्यूट करें। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको वैसे ये बता रही थी कि कोडिंग और स्कोरिंग आपको SPSS में जाके ही करनी पड़ेगी, एक्सेल में इसका ऑप्शन नहीं है। नहीं एक्सेल में मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे कह रहा था। जैसे कि मेरे पास शीट थी ना कि जहाँ पे स्ट्रांगली एग्री लिखा वहां पे मैं 5 लिख देता, ठीक है। ये एक्सेल में पॉसिबल है, हम कर सकते हैं, लेकिन वो ठीक है। बहुत मतलब एक फटीग वाला काम है कि एक्सेल की शीट में आप हर क्वेश्चन के अगेंस्ट हर ऑप्शन के अगेंस्ट जाके स्कोर लिखने बैठ जाएं। उससे बहुत बेहतर है कि आप एक्सेल की शीट में एंटर करना ना स्कोरिंग बहुत फटीग वाला काम है। उससे बहुत बेहतर ये है कि आप SPSS की शीट के वेरिएबल व्यू में जाएं, अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट के अगेंस्ट आप स्कोरिंग एंटर करें, ठीक है। स्ट्रांगली एग्री को 5 दे दिया, एग्री को 4 दे दिया, न्यूट्रल को 3, डिसएग्री को 2 और स्ट्रांगली डिसएग्री को 1। ये सिंगल टाइम आपने जब स्कोरिंग एंटर कर ली है ना SPSS में, आप उसी को कॉपी करें और बाकी सब स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट उसको पेस्ट करते जाएं, ठीक है। जी मतलब बहुत आसान है वहां पर, बहुत आसान है। जी जी मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सेल में भी इस तरह करना था कि एक उसको कॉपी करके कॉपी नहीं करना था उसको, फाइनल जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे ना शीट में वो सारी स्ट्रॉन्ग। हाँ, तो ऐसे कोडिंग बहुत आसान थी एक्सेल में क्योंकि ये एक्सेसिबल भी था। तो मेरा ये सवाल था कि हम कोडिंग को अगर एक्सेल में करके उधर ले जाएं तो या वो एज इट इज वहां पे वो भी ऑप्शन है, फिर आप ऐसे कर लें, ठीक है। फिर आपको फाइंड एंड रिप्लेस करके फिर जहां जहां स्ट्रांगली एग्री दिया हुआ वहां आपको 5 करना पड़ेगा। जहां फाइंड एंड रिप्लेस लिखें, एग्री को रिप्लेस कर दें 4 के साथ, न्यूट्रल को रिप्लेस कर दें 3 के साथ। नहीं जी मैम, मैं ये पूछ रहा था कि अगर हम सबका ऐसे कर ले स्कोरिंग दे दे तो फिर ये स्कोरिंग के साथ वहां पे हम इंपोर्ट कर सकते हैं SPSS में हो जाता है इंपोर्ट। लेकिन ना एक मरतबा वैसे मैंने भी ऐसे ही करवाया था अपने स्टूडेंट्स को, तो वहां पर मसला इस पे एनालिसिस लगाते वक्त बहुत आ रहा था हमें। एनालिसिस लगाते हुए स्पेसिफिकली इन्फ्रेंशियल स्टैट्स, T टेस्ट वगैरह, नोवा और सारी, और रिलायबिलिटी रन करते हुए, तो फिर उस डाटा शीट में दोबारा स्कोरिंग करनी पड़ी थी। ये फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन हमने भी करके देखा था, लेकिन थोड़े से मसले आए थे। तो उन मसलों से बचने के लिए फिर हमने SPSS में स्कोरिंग दोबारा की थी। मसला मैम कहाँ पे आ सकता है? वेरिएबल्स पे, क्योंकि वो पहला कॉलम जो होता है वो वेरिएबल्स का ही होता है। अगर हम उसको अलग अलग कर दे, मतलब हाँ ईच वेरिएबल का अलग से शीट बनी हो। वैसे आपकी आवाज चली गई है। हर वेरिएबल की अलग से शीट नहीं बन सकती ना
हर वेरिएबल की अलग से शीट नहीं होती, एक ही डाटा सेट होता है, ठीक है, उसी में सारे वेरिएबल सेंटर होते हैं, उसी पे आप टेस्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है, और एनालिसिस रन करते हुए या रिलायबिलिटी रन करते हुए आपको मसले आते हैं। इस वजह से स्कोरिंग एहतियातन आप वहाँ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर एक्सेल में भी की हुई है तो नो इशू, आप जब शिफ्ट करते हैं अपना सारा डाटा एक्सेल से SPSS में, आप एक मरतबा उसको ओवरव्यू कर लें, उसको चेक कर लें कि कहीं कोई मसला तो नहीं आ रहा, कहीं कोई एंट्री गलत तो नहीं आ रही, फिर उस पर आप एनालिसिस रन कर लें, कोई इशू नहीं होता, ठीक है। अगर कोई मसला आ रहा है तो फिर आप एक मरतबा कोडिंग और स्कोरिंग को दोबारा देख लें। जी नेक्स्ट सवाल बस दोबारा थैंक यू। जी जी एहसन एहसन जी जी एहसन सवाल कीजिएगा अपने आप अपना माइक अनम्यूट करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या है सर? अल्लाह ताला का एहसान है मैम, आप बताएं आप खैरियत से हैं? ठीक। अच्छा मैम जी, ये जो 2024 का SPS है ना, 2024 एडिशन, हाँ, वो जोश 2025 के साथ फुली एक्सेसिबल है और शॉर्ट कीज जो है ना वो काम कर रही हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ये जो हम शॉर्ट कीज जैसे MS वर्ड की या जैसे बाकी प्रोग्राम्स की मिल जाती हैं, वैसे हमें SPSS की बेटा कहाँ से मिलेंगी SPSS short की भी keys? शॉर्ट मुकम्मल। कीज जो हैं, अब जैसे ये जो SPSS की शीट ओपन करोगे ना तो डाटा व्यू और वेरिएबल व्यू में जाने के लिए कंट्रोल D आप प्रेस करते हैं। जी अब जी ये है कि हम जॉस के साथ इसको यूज करके देखेंगे, फिर पता चलेगा कि जॉस के साथ कंपैटिबल है या नहीं। अब ये मेरे डाटा पास व्यू और वेरिएबल व्यू में जाने के लिए ना कंट्रोल T वर्क कर रही है 2025 कर के रही है, साथ। ठीक है, कंट्रोल D या कंट्रोल T, कंट्रोल टी ठीक है। अब वहां पर आप एक मरतबा व्यू में चले गए, ठीक है, उसके बाद तो ये डाउन एरो और अप एरो का काम है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आप एरो को प्रेस करें और सीधा आप फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट रो में चले जाएं और अपना फर्स्ट वेरिएबल एंटर कर दें। फॉर एग्जांपल जेंडर एंटर करना है तो जेंडर लिखें और एंटर का बटन प्रेस कर दें, एंट्री हो जाएगी। वो सारा ओवरव्यू तो वो सारा एक्सेल वाला ही है। हाँ जी, तो भी इजीली वहां फिर तो मसला ही कोई नहीं है, व्यू में शिफ्ट हो। और दूसरी चीज ये है कि जब आपने एनालिसिस रन करना है तो हाँ क्या एनालाइज के ऑप्शन के लिए शॉर्ट कीज दे रहा है 2025 का SPSS और जॉब्स वो कंपैटिबल मेरा ख्याल है टेस्ट जो सारे टेस्ट है ना उसको उसकी कमांड Alt A थी, वो भी मेरा ख्याल है कर लिया। अच्छा यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जैसे एनालाइज पे गए हैं हम, ठीक है, एनालाइज पे जाके कर्सर से क्लिक करने के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाता है, फिर दोबारा से ये जो डाउन एरो है ना, मैंने लेक्चर के स्टार्ट में ये बताया था कि डाउन एरो से नीचे आप अपनी ऑप्शंस पे जाते जाएं और जिस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं डाउन एरो से उसको सिलेक्ट करें, उस स्पेसिफिक ऑप्शन पे जाएंगे, फिर जब आप उस स्पेसिफिक पे पहुंच जाएंगे ना डाउन एरो से, तो फिर उसमें एंटर का बटन प्रेस कर दें तो वो फर्दर आपको ऑप्शंस दे देगा। चले मैम, बाकी जो काम थोड़ा सा 80% तो हमने कर लिया था काम, बाकी कल आप आ जाइए यूनिवर्सिटी तो कल आपसे फिर कर लेते हैं डिस्कस उधर ही इंशाल्लाह जी। अच्छा मैम, ये जो बता रहे हैं ना एसन, सॉरी फॉर इंटरप्शन, अगर हेल्प कीज को अगर हम जॉज में देखना चाहे तो वो इंसर्ट W से भी देख सकते हैं। नहीं, मैं जोश की नहीं पूछ रहा, या मैं सिर्फ एसएन शॉर्ट कीज पूछ रहा था SPSS की। जी मैम, मैं SPSS की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम वर्ड्स की देखते हैं ना कि वर्ड्स की शॉर्ट कीज क्या है, तो वो वहां पे बताता है। जी, वो अगर किसी भी विंडो में होते हैं ना स्पेसिफिकली, चाहे वो MS वर्ड हो, इवन डेस्कटॉप पे हो या किसी प्रोग्राम में हो, तो वहां पे वो बताता है। वैसे जॉज में एक नया फीचर आया था 2018 कि जॉज में टच कर्सर 2019 में आया था। तो जो मैम आप एनालाइज की बात कर रही है ना, वो मेरे लैपटॉप में वैसे टच स्क्रीन भी है, तो मैं बहुत सारे काम टच स्क्रीन से कर लेता हूँ, इवन जैसे माउस करता है एनालाइज के ऑप्शन को। हाँ जी, वो जब एनालाइज में जाके फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स को सिलेक्ट किया है, तो क्या डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स का जो डायलॉग बॉक्स है उसको भी जॉब्स रीड करता है? मैम वो मैंने चेक नहीं किया,
अभी मतलब वहीं तो तो मसला मैं आता है। अभी अच्छा फर्दर वहीं पर मोस्टली जो हाँ है जी डायलॉग बॉक्स को नहीं ना रीड करता जॉस, वहीं रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। हाँ वो ऐसे है टच स्क्रीन के साथ अगर वहां जाके उसको या फिर टच कर्सर लेके उसको टच कर्सर अपना इंसर्ट प्लस करते हैं सेमीकोलन से शायद या फिर कैप्स लॉक प्लस सेमीकोलन करते हैं ठीक है उससे क्या हो जाएगा कि टच कर्सर हो गया फिर राइटर और लेफ्ट एरो से ना आप एनालिसिस पे जा सकते हैं मेरे ख्याल में वहां पे अगर नहीं नहीं आप अवैस बात वो करके एनालाइज में तो चले गए, ठीक है वहां हम जी चले गए। जो जी आगे जी फर्दर डायलॉग बॉक्स खुलते हैं उसमें मसला आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास तूबा ताहिर हैं और मुगीज हैं, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ जी जी मैडम मुगीस हमारे पास डिजिटल एक्सेसिबिलिटी एनालिस्ट एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनली सर्टिफाइड, तो मेरा ख्याल है शायद वो जो ये भी सारी डिस्कशन होती है इस पर कोई बेहतर फीडबैक दे सकें। जी जी बिल्कुल। मुगीस आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो प्लीज बोलिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस फायदा कैसी हैं? I'm one of your former students in अल्हम्दुलिल्लाह। AGB. अच्छा आप वो मुगीज हो अजीज जान। How are you, miss? माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप तो डिजिटल एनालिस्ट बन गए हो। बस फैंसी वर्ड्स। हाँ माशाल्लाह भी अच्छा बहुत अच्छा अच्छा लगा सुन के। अच्छा मिस ऐसे है कि ये ना जो SPSS हो गई या इस तरह के जितने भी सॉफ्टवेयर है ना जी जी ये स्क्रीन रीडर के साथ नहीं इस्तेमाल होंगे क्योंकि इनका जो सारा इंटरफेस होता है ना वो विजुअल जो डायग्राम्स होते हैं उन पे होता है। फ्लो चार्ट्स हो गए या फिर एक डेटा की सीरीज चल रही है उस पे होता है। रिसेंटली ना एक नया सॉफ्टवेयर बना है जो कि इन्हीं सॉफ्टवेयर्स के लिए बेसिकली बनाया गया है, उसका जी, नाम जी। है ओपन व्यू। ओपन व्यू ठीक हो गया। ओपन व्यू है तो मैंने SPSS कभी यूज तो नहीं किया लेकिन मैंने इसी तरह के 2-3 सॉफ्टवेयर ऐसे थे जिनको उसके थ्रू एक्सेसिबल बनाया था। अच्छा मुगीज तो मेरा ख्याल है कि व्यू जो है वो क्या टॉकिंग सॉफ्टवेयर है या डाटा वो एनालिसिस? बेसिकली ना वो ये करता है कि जितने भी इनएक्सेसिबल सॉफ्टवेयर है ना उनको एक्सेसिबल वो बना ही इसलिए कि इनएक्सेसिबल सॉफ्टवेयर को किसी तरह एक्सेसिबल बना सके। वो करता ही है अच्छी बात कि है। वो किसी भी सॉफ्टवेयर की इन्वायरमेंट चेंज करके ना उसको जॉस के लिए एक्सेसिबल बना देता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर अगर वो हमें मिल जाए हम उस पे ट्राई करके देखें। अगर आप ओपन व्यू की एक्सेस दो और हम यूनिवर्सिटी में इसको ट्राई करके देखें ये तो उसके ओपन साथ- व्यू की जो है ना मैं इंशाल्लाह मैं किसी दिन एजुकेशन यूनिवर्सिटी चक्कर लगाता हूँ और मैं सॉफ्टवेयर लेके आता हूँ तो हम बैठ के इसको ट्राई मारते हैं कि हम इसको एक्सेसिबल बना सकते हैं। तो हाँ इतना अगर ये मेरा बन भी जाए ना फुली एक्सेसिबल बन जाए स्पेसेस तो फिर तो बहुत आसान हो जाएगा। फिर चलो बहुत आसान डेफिनेटली मैं लेट आया हूँ काफी, मैं इस पे इंशाल्लाह जरूर काम करूंगा SPSS पे। इंशाल्लाह। बल्कि और- एसन से तो मैं काफी अरसे से कह रही थी, एसन पता नहीं कहाँ बिजी होता है, एसन हाथ में नहीं आता। एसन कहता है कि मैडम करेंगे काम करता नहीं है ना लेकिन यहाँ। पॉसिबिलिटी है इसको किया जा सकता है। मैं इंशाल्लाह मुझे टाइम बताओगे तो मैं मिलूंगी ना। मुगीस का कहते रहे हो, मुगीस को लेकर नहीं आए आप। मैम एक दिन लेके आया था तो आप नहीं थी, इसने तो जोश किया। पहले डिसाइड करते हैं इंसान के फलां डेट को मैडम मुगीस ने आना है या फलां दिन आपके को साथ ना हमारी डिसाइडेड थी और ये आया था मूवीज। जाने दो ऐसा ना। इस सेशन में मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकती, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स। मैडम जी क्या था, कोई बात नहीं। तुम रहने दो, तुम यूनिवर्सिटी आना, मैं तुम्हें वहीं कहूंगी जो कहना है, ठीक है। तो ये डिसाइड करो मूवीज तो इंशाल्लाह इसको मैं इंशाल्लाह मैं आजकल तो नहीं खैर लेकिन इंशाल्लाह विद इन अ मंथ में चक्कर लगाता हूँ तो हम इसको बैठ के एक्सेसिबल बनाते हैं। जनवरी का बेशक कोई दिन देख लेना, हमारे फाइनल जो है वो 5 to 10 जनवरी तक है। मैडम जी मैं इसको ले जाऊंगा किसी दिन। हाँ तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह फ्री होंगे तो बैठ के आराम से करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। ओके बस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मुगीस। तो थैंक यू। ये बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि मतलब इस तरह अगर कोई रास्ता खुलता है और मतलब सीयर के प्लेटफॉर्म से अगर कोई हम कंट्रीब्यूट कर सके तो जरूर मैडम बताइएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल फुरकान। अगर ये मिल बाकी जाए ना इसके लिए आपसे अपोलोजाइज। नहीं मुगीस को मैं इंशाल्लाह पकड़ के लाऊंगा इंशाल्लाह। वो आप फिक्र नहीं करेंगे, मुझे आइडिया हो गया कि ये हो सकता है काम, तो मैं मुगीस को पकड़ के लेकर आएंगे, मुगीस को भी लेकर आएंगे। तो पहले भी असल में ना फुरकान बहुत अरसे से मतलब जब मैं एमफिल कर रही थी मैं तब से इसके पीछे लगी हुई थी कि मुझे कोई ऐसा मतलब IT का एक्सपर्ट मिले कोई कि वो ये देखे कि मैंने कई जो कंप्यूटर टीचर्स थे ना मेरे कोलीग्स उनसे भी बात की
उन्होंने कहा कि एसपीएसएस की प्रोग्रामिंग, इसकी जो कोडिंग है, ऑब्वियसली फॉरेनर्स ने इसको डेवलप किया हुआ है, तो एक्सेस नहीं होती इसको चेंज करने की, इस सॉफ्टवेयर के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो अगर ये हो जाए ना कि इसकी एक्सेसिबिलिटी बन जाए तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो अच्छा इंशाल्लाह मैडम, मेरी जो एक्सपीरियंस है ना, अभी तक हमारे पास 2 ही बंदे हैं, या मुगीस है या एहसन का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। एक हमजा अहमद लड़का है, वो पीटीसीएल, उसने भी ऐसे किया था कि भी पीटीसीएल का जो जितना भी वो था ना पोर्टल वगैरह, वो इनएक्सेसिबल था ब्लाइंड्स के लिए। ठीक है, उसने जॉज की स्क्रिप्टिंग की, मतलब जॉज के अंदर उसने मतलब स्क्रिप्टिंग की, और उसके बाद पीटीसीएल का जो पोर्टल था वो एक्सेसिबल बनाया, और अब पीटीसीएल में मतलब ऑलमोस्ट 70-80 ब्लाइंड पर्सन जो है वो जॉब कर रहे हैं। माशाल्लाह। दिस इज हिज इनिशिएटिव के मतलब तो अच्छा, यही 2 बंदे हैं जो ऐसा कोई काम कर सकते हैं। फुरकान, अभी ना मेरी एक ट्रेनिंग आ गई है एआई की, ठीक है, मंडे से स्टार्ट होनी है। वो है HEC की तरफ से, ये लाहौर में ही है, ठीक है, 4 डेज की है। तो अगर तो वहां पर भी मैं इस इशू को डिस्कस करूंगी। अगर हमारे पास कोई ऐसा बन जाता है, मुगीस की हेल्प भी लेंगे, वहां से भी कोई एक्सपर्ट ऐसा मिल जाता है, तो ये तो लाजमी करना है। और दूसरा जो है ना, वो मनी रिकग्निशन की कोई ऐप जो है ना, वो लोकल हमारे पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट की वो होनी चाहिए। फॉरेनर्स तो हैं काफी, लेकिन मैम एक्सक्यूज मी, ये जो फुरकान ने बात की है ना स्क्रिप्टिंग वाली, ये बहुत इजी एंड कॉमन वे है जो है ना एक्सेसिबल बनाने का। जैसे कि ये गोल्ड वेव है या मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर होते हैं ना ऑडियो एडिटिंग वाले, उसके अंदर भी स्क्रिप्टिंग यूज होती है। ठीक है, तो अगर स्क्रिप्ट बन जाए ना, वो बनाने भी आसान है किसी अपना एक्सपर्ट के लिए। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो असल में जो एआई के से तो बहुत ही आसान हो जाएंगे। नहीं, जो व्यू पॉइंट की बात की है ना मुगीज ने, तो वो उसका मेथड ऐसे होता है मैम कि वो जो स्क्रीन होती है ना, उसको अपना सॉफ्टवेयर देखता है, फिर उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है। ठीक है, इंटरप्रेट करके फिर वो दोबारा सॉफ्टवेयर के हिसाब से शो करता है स्क्रीन को। वो इस तरह होता है। लेकिन जो स्क्रिप्ट होते हैं ना, वो ऐसा नहीं करता। स्क्रिप्ट उसको अलाउ करता है कि जो जैसा है ना एनवायरनमेंट, उसको वैसे ही रख के पढ़ाता है। तो मेरे ख्याल में जो स्क्रिप्टिंग है ना, ये ज्यादा अच्छी होगी व्यू पॉइंट इंशाल्लाह। फिर मूवीज से हम बात करते हैं और बाकी देखते हैं कोई एक्सपर्ट मिलता है तो इंशाल्लाह। ठीक है मैडम जी। अच्छा, मैं सॉरी बाकी से भी सॉरी, मैं अपोलोजाइज करता हूँ। तूबा ने काफी देर से हैंड रेज किया हुआ है, और वो तूबा अपोलोजाइज के आपके पर प्रेफर कर दिया हमने मुगीस को। आपने पहले हैंड रेज किया था, अब अपना माइक अनम्यूट। कोई बात नहीं, जज़ाकल्लाहु खैर। मुझे मेरा क्वेश्चन ही यही था और मुझे आंसर मिल गया। जज़ाकल्लाह मैम आपके भी कीमती वक्त का, क्योंकि मैम हम लोग में से बहुत से ऐसे यहाँ पे बहुत से लोग होंगे जो कि अपनी डिग्रीज खत्म कर चुके हैं और कहीं ना कहीं उन्हें एसपीएसएस को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, और कोई ना कोई वजह निकल आती है। ठीक है, आप कन्वर्ट करवा लेते हो अपने किसी सब्जेक्ट में या कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट निकाल लेते हो। हम डायरेक्टली एसपीएसएस की तरफ इसी वजह से नहीं जाते थे क्योंकि कंपैटिबिलिटी का लेवल नहीं था। तो मुगीस भाई, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको इस काबिल करे कि आप इसके ऊपर ढेर सारा काम करें, और मैम आपका भी बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच तूबा। अच्छा, ओके, सो आगे बढ़ने से पहले ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही थी। ऑल्दो मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैंने भी एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वो अभी मतलब मार्केट में चल रहा है। दैट्स नॉट द सब्जेक्ट, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं भी यही सोच रहा था कि स्क्रिप्टिंग के थ्रू इसको एक्सेसिबल बनाया जाए जो भी सॉफ्टवेयर है। तो अब मैं चाहता हूँ कि इस पर मुगीस भाई अपनी राय दें, क्योंकि ये इस फील्ड में काम कर रहे हैं स्क्रिप्टिंग के हवाले से खासतौर पर। क्या हम, क्योंकि उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जो कि मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी, या मुझे लगता है कि ये रीज़न हो सकती है कि वाई इट्स अनएक्सेसिबल। तो वो रीज़न ये है कि उसका जो इंटरफेस है वो ग्राफिकल है शायद, या उसका जो इस तरह से उसका जो बनावट है, उसकी जो कोडिंग की हुई है वो ग्राफिकल है ज़्यादा। शायद इस वजह से हम शायद स्क्रिप्ट से भी उसको एक्सेसिबल ना बना पाए। बट ये मैं चाहता हूँ कि अगर मुगीस भाई यहाँ पे हैं तो वो इस पर अपनी राय दें, क्योंकि इस फील्ड में काम कर रहे हैं।
हसन माजरत यार, क्या इसका नाम है, मुगीस गालिबन लीव कर गए हैं। तो आपका सवाल तो बहुत अच्छा है, वो आई विश कि वो यहाँ मौजूद होते, लेकिन वो लीव कर गए हैं। मैं ये तो आप पूछ रहे हो ना, मैं उसको पर्सनली वो हसन आप टेंशन फिक्र ना करें, इंशाल्लाह मुगीज और एहसन तो हमारा स्टूडेंट ही है एमफिल का। तो मुगीज मेरा मतलब जब वो अपने बचपन में था तब मेरा स्टूडेंट रहा है जहाँ में, तो इंशाल्लाह मुगीज को बुला करना तो फिर हम इस पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो फिर वो देख लेंगे कि इसकी कंपैटिबिलिटी क्या बनती है, इसका रिजल्ट क्या निकलता है। अच्छा, ये जिया असलम ने हैंड रेज किया हुआ, आई थिंक इन्होंने क्वेश्चन कर लिया अपना या कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी, अगर आप दोबारा को क्वेश्चन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम मैं ज़िया असलम इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड लाहौर से लेक्चरर हूँ मैं पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में। तो मैडम ऐसा है कि ये सॉफ्टवेयर का नाम जो है व्यू पॉइंट है, ये मैं यूज कर रहा हूँ इसको स्क्रीन रीडर के साथ। ये व्यू पॉइंट है, ये इनकम्पैटिबल जो सॉफ्टवेयर हैं उनको कंपैटिबल काफी हद तक ये कर देता है। अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि एज एक टॉपिक है, सपोज मैं पार्टिसिपेशन इन द इलेक्टोरल प्रोसेस ऑफ पाकिस्तान, तो इसके अंदर ये टॉपिक ये ठीक रहेगा इसके लिए, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर अब जिस सेटअप चल रहा है, तो अब जो इंटरेस्ट है सोसाइटी का बिल्ड हो रहा है इस तरफ के रिसर्च की जाए कि हम जो काम करते थे पहले, रिसर्च ट्रेडिशनल थी कि सिर्फ एजुकेशन या ओरिएंटेशन या उसके बाद कुछ एप्स के ऊपर, अब ये बात डिजिटल हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीजें आगे की तरफ जा रही हैं। तो आप इस टॉपिक को ऑन करेंगे इसको इस तरीके से? अच्छा, आप अपना टॉपिक रिपीट करते हैं काइंडली। पार्टिसिपेशन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड इन द इलेक्टोरल प्रोसेस ऑफ पाकिस्तान। इलेक्टोरल प्रोसेस को काइंडली आप थोड़ा सा एलैबोरेट करें कि इसकी मैडम ये है कि इसमें ये है पार्टिसिपेशन, क्योंकि सिविक एंगेजमेंट से लिंक किया है, और क्योंकि वोटिंग, क्योंकि हम लोग वोट कास्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ साइटेड पीयर, तो ऑलमोस्ट एवरी विजुअली इम्पेयर्ड मेल और फीमेल दे आर कास्टिंग देयर वोट्स इन द इलेक्शंस इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। में बेसिकली परसेप्शंस देखना चाह रहे हैं, राइट? जी। तो एक बेसिकली ये भी एक सोशल रियलिटी है ना, आप बिल्कुल देख सकते हैं कि वहाँ क्या रोल है विजुअली इम्पेयर्ड। इवन आप चैलेंजेस भी पूछ सकते हैं, क्या बैरियर्स हैं, बल्कि केस स्टडीज भी ले सकते हैं। जो कास्ट करने जा रहे हैं वोट, उसको क्या चैलेंज है, और जो वहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, जिसकी ड्यूटी है वहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, उनके पर्सपेक्टिव्स भी पूछ सकते हैं कि जब कोई विजुअली इम्पेयर्ड एक सिटीजन आता है और वो अपना वोट कास्ट करना चाहता है, तो क्या उनको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं जो वहां बैठे हुए हैं। तो मैडम आपने कोई इस तरफ इस लिहाज से कभी सोचा, क्योंकि आपके पास भी एडल्ट स्टूडेंट्स की बात आते हैं, तो इसमें ऐसा होता है कि शायद बाहर के किसी मुल्क में, क्योंकि हमारे तो इधर वोट विदाउट साइटेड पीयर तो हम कास्ट नहीं कर सकते, सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है। तो बाहर किसी कंट्री में आपने कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा कभी इंटरेस्ट लिया हो कि बाहर वोट कास्ट कैसे होता है इन द वेस्टर्न सोसाइटी और डेवलप्ड कंट्रीज, लाइक कोई आपने कभी इस तरफ सोचा, इस तरफ? नहीं, मैंने पर्सनली तो कोई इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ, लेकिन ऑब्वियसली फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो वो टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे, ठीक है, वोट कास्ट करना तो उनके लिए कोई इशू है ही नहीं, ठीक है। हमारी एटीएम मशीन्स अब एक्सेसिबल हुई हैं, उनकी तो बहुत देर से हो गई हैं। हमारे पास स्मार्ट वर्किंग ब्रेल अवेलेबल ही नहीं है, उनके पास आके पुरानी भी होगी, ठीक है। टेक्नोलॉजी के हवाले से वो हमसे बहुत आगे हैं। स्पेसिफिकली विजुअल इम्पेयरमेंट के एरिया की बात करें ना, तो उसमें तो बहुत आगे हैं वो। तो मैडम इस टॉपिक पे पाकिस्तानी सोसाइटी में काम करने के लिए ये टॉपिक में, ये इसमें स्कोप है इस टॉपिक में कि इस पे काम किया जा सके, इस पे काम किया जाए? आप इस पे आर्टिकल लिख रहे हैं या एमफिल की स्टडी कर रहे हैं? एमफिल की स्टडी करना चाहते हैं, करना चाहता हूँ इसके ऊपर। तो आप मतलब देख लें, मुझे लगता है कि इसमें अब सिंगल वेरिएबल है, ये सर्वे स्टडी होगी। सर्वे स्टडी
हम मोस्टली बीएड के लेवल पे करवाते हैं, ठीक है, तो वो देख ओके लीजिएगा आप, ठीक ओके है। ओके 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 ये इसके इस पे आर्टिकल लिख सकते हैं थीसिस के लिए क्या ये नहीं है इसके लिए सूटेबल जी, नहीं रहेगा। जी, ओके 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 ठीक है, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? जी फुरकान, आई थिंक क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं कंप्लीट। जी स्टेज इज योर्स हसन। All right, I'm giving another chance for you guys. अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछिए within 10 seconds, otherwise फिर हम इस वेबिनार को एंड करते हैं। All right, thank you so much for you. Okay, सबसे पहले बहुत शुक्रिया मैम आपके आने का। ऑफ कोर्स आज का तूबा हसन सॉरी तूबा हैंड रेज कर रही हैं। ओके श्योर। ठीक है मैम, लास्ट क्वेश्चन आपसे मैम ये करूंगी कि जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है उसके लिए हम मैम एनोवा जो आपने एग्जांपल दिए वो उसमें फिट होगी बेटा ना? लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, पहले तो आप ये मुझे बताएं कि आपका क्या कॉन्सेप्ट है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी किसको कहते हैं? Thanks for watching. Seer Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053070085.